तो क्या हो गया बच्चे, कम मार्क्स थे, क्यों कम रह गए? काफी बच्चों के लगा मेरे को कि कम नंबर आए हैं, बट वाई सो? ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से कम थे? उस कमी की वजह क्या थी? कहाँ मिस्टेक्स हो गई हमारी? यस बच्चे, कहाँ कमी रह गई थी? कुछ बच्चों का कहना था कि फिजिक्स बहुत टफ थी, कुछ का कहना था कि हमारी स्कूल में वहां यूटी चल रहे थे तो हमारा उधर ध्यान था। आप लोगों का क्या कहना है, क्यों कम थे? यस, वाई देयर आर लेस मार्क्स? बताओ बेटा, क्या रीजन क्या था? केशव, ऐसा क्या था उसमें? समझ क्यों नहीं आए क्वेश्चंस बच्चे? आईयूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन थे। सैटरडे की क्लास नहीं लगाई थी केशव ने? यस केशव, यू वर नॉट देयर इन द सैटरडेज क्लास। पढ़ते टाइम लगता है सब आता है, और क्वेश्चन देखकर सब ऊपर से जा रहा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना बच्चे, क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। और नोमेनक्लेचर पे ही अगर 20 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में, तो आई थिंक सो 12 तो नोमेनक्लेचर पे थे। यस, 12 आर ऑन नोमेनक्लेचर, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी बच्चे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस। मेन चीज हम प्रैक्टिस करें। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी केमिस्ट्री में? चलो इंडिविजुअली आएगा ना, फिर मैं इंडिविजुअल भी नंबर देखूंगी, फिर हमें पता चलेगा कि कौन से बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आई है ना। फिजिक्स का हम आइडिया नहीं ले सकते, मुझे खुद को कोई आइडिया नहीं है। चलो लेट्स लीव दैट। अब इंडक्टिव इफेक्ट तक बच्चे हमने कर लिया था, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आप लोगों को उसमें भी बता दिया था, सैटरडे की क्लास में भी। इंटरमीडिएट्स हो गए थे हमारे यहाँ, हमें करना है यहाँ से। कोई बच्चा मुझे बता सकता है? व्हाट अबाउट द इंटरमीडिएट्स? यस, लास्ट टॉपिक हमने कहाँ तक किया था बच्चे? यस, एनीवन, एनी ऑफ यू? आज तो माइक की परमिशन भी है, बोल भी सकते हो, बोल लिया करो बेटा। बुरा नहीं लगता टीचर को अगर तुम कुछ बोल दोगे, बड़ों को जवाब दे दोगे तो बुरा नहीं लगेगा। मैम मैंने ये लास्ट क्लास में ली थी। क्लास नहीं ली थी? मैम मैंने भी नहीं ली थी। और बाकी बच्चों का क्या कहना है? अच्छा, लास्ट सैटरडे की नहीं ली होगी, सैटरडे तो रिवीजन थी, उससे पहले क्या करवाया था मैंने? मैम 2 हफ्ते से नहीं ली मैम मैंने। ओहो, क्यों? ऐसा क्यों हर्षिता? मैम बस स्कूल में टेस्ट है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। चलो, कैसे हो गए टेस्ट? अच्छे हो गए आपके? यस मैम, ठीक थी। दैट्स ग्रेट। चलो कोई बात नहीं। बाकी तो थे मानसी, ध्रुव, सचिन, तुम लोग तो थे क्लास में। मैम हो गया था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तक हो गया था, ठीक है। अब हम यहाँ से करते हैं बेटा, इंटरमीडिएट से। ओके, सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द इंटरमीडिएट। इंडक्टिव इफेक्ट वैसे सैटरडे की क्लास में भी रिवाइज भी हो गया था। हम बात करेंगे बच्चे इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट मैंने क्या बोला था? इंटरमीडिएट को हमने क्या पढ़ा था कि एक कोई सबस्ट्रेट होता है, उस पे जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। पहले क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट, फिर हमारे पास प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है ना, कि वो होता है इंटरमीडिएट।
कि सीधा प्रोडक्ट ना बनके पहले एक बीच की स्टेज आना। जैसे हमने क्या समझा था कि वी आर गोइंग फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली, तो बीच में एक स्टॉपेज ले लिया हमने करनाल का, तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरमीडिएट स्टेट हो गई। दिस इज कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है हमारी। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अभी स्टार्ट किया बच्चे हमने। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वो होता है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं? द रिएक्टिव, शॉर्ट लिव्ड, हाईली एनर्जेटिक, अनस्टेबल स्पीशीज दैट इज फॉर्म्ड इन कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन कर रहे हैं तो उस रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट्स बनते हैं, यानी बीच की एक स्टेज ऐसी आती है जो रिएक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब वो परमानेंट प्रोडक्ट तो नहीं है, कि दैट इज नॉट अ परमानेंट प्रोडक्ट, वो एक शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से टाइम के लिए स्टेबिलिटी होती है उसकी, उसके बाद वो सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तभी फटाफट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। कि कोई रिएक्टिव, शॉर्ट लिव्ड, हाईली एनर्जेटिक और अनस्टेबल स्पीशीज जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स बेटा हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है कार्बोकेटायन, दूसरा आता है हमारे पास कार्बन एनायन, तीसरा रहता है हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये चीज कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। तो अब इंटरमीडिएट्स को वैसे टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर दिया हमने। एक हो गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस अमाउंट में, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना, हम इसको क्या लिख देंगे कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल ऐसे होते हैं बच्चे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेप्ट बेटा वही करेंगे ना जिसके पास कमी होगी। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे तो भाई 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं क्यों ही ट्यूशन जाऊं फिर, कि मुझे जरूरत ही नहीं है। अब कोई बच्चा कहेगा कि मेरे 100 में से 90 आ रहे हैं, मुझे 10% और मेहनत करनी है, तो वो ट्यूशन जाएगा। मींस ऐसे ही कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल क्या होते हैं कि इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच कौन से हैं, वो है कार्बन एनायन। ये इतने रिच होते हैं कि इनके पास टेंडेंसी होती है डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये इंटरमीडिएट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और दूसरे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होते हैं, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रॉन रिच क्या होते हैं, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या हो रहा है? क्लियर है। नेटवर्क इशू थोड़ा बहुत हो गया हो, क्लियर है ना, नेटवर्क इशू चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, ओके बच्चे। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, और इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन आयन वाले। अब हम बात करते हैं कि ये कार्बोकेटायन क्या होता है। जैसे बच्चे कार्बोकेटायन, दो वर्ड, कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन और केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। कि जब कार्बन के ऊपर, जैसे CH3 पॉजिटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास, कार्बोकेटायन है। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज कार्बोकेटायन। तो कार्बन इंटरमीडिएट विच कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर, यानी इसके पास क्या हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, वो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू 6 एंड पॉजिटिव चार्ज दे आर कंसीडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो इसके पास 2 2 4 2 6, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 चाहिए, 8 तो नहीं है,
यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हमने उसको क्या बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है ना, कोई भी ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है, CH4 करते हैं ना हम, लेकिन इसके पास 3 ही बॉन्ड है और एक तो पॉजिटिव है, तो इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां से हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड ड्यू टू 6 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या आ जाएगा कि एन अनचार्ज इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल क्या था, फ्री रेडिकल हमने पढ़ा था जो होमोलिसिस क्लीवेज से होता है। ठीक है ना, जैसे ए और बी है, ये दोनों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। ठीक है ना, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। अनचार्ज होते हैं ये, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। An uncharged intermediate which has 3 bond pair and an unpaired electron on the carbon is known as free radical. अब 3 तो बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है भी है तो भी इसके पास 7 है, स्टिल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अभी भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए ना, कि 3 तो बॉन्ड बना रहा था और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास ड्यू टू फ्री रेडिकल आ गया। सिंस दे हैव वन लेस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू ऑक्टेट, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तब भी हम इनको क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। तो सिंस बोथ जो कार्बोकेटायन है और फ्री रेडिकल है, ये दोनों इंटरमीडिएट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कब स्टेबल बनेंगे, जब ये एक्सेप्ट करेंगे कोई इलेक्ट्रॉन। सो दे बिकम स्टेबल आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, जब इन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब ये बताएंगे कि हाँ अब हमारी स्टेबिलिटी पूरी हो चुकी है। सो हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की, वो कब इंक्रीज करेगी, जब इनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, वो इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब बच्चे इनको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अब ये कह रहा है कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब अगर मैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये कार्बोकेटायन है, ये बोल रहा है कि मेरे को 2 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब इसको किसी ऐसे 2 मार्क्स, क्यों, मार्क्स तो किसी के उससे बढ़ेंगे नहीं, या इसको कुछ पैसे चाहिए, मान लो इसको कुछ पैसे चाहिए और मैं इसको एक ऐसा बंदा दिलाती हूँ जो इसको पैसे दे सकता है, तो ऐसे ही इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप इनके साथ लगा दें जो इसको क्या बढ़ा सके, इसकी स्टेबिलिटी को, तो वो क्या शो करेगा फिर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो वही हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो इसके साथ। और ये चीज हमने पढ़ी थी कि हमारे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 तरह के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 तरह का था, एक था प्लस आई इफेक्ट और एक था माइनस आई। प्लस आई कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, और माइनस आई कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल हो। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। मैम ये पॉइंट बता दो। कौन सा केशव, इंडक्टिव इफेक्ट वाला ही? यस मैम। देखो बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ना 2 तरह का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब वर्क करता है, जब कभी हमारे पास क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तब कौन वर्कआउट करता है, प्लस आई, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वहां पे इफेक्टिव होता है हमारा माइनस आई। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों इफेक्ट्स को, अब हमें यहाँ पे कौन सा ग्रुप हमने लगाया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया ना, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट ही वो शो करेगा ग्रुप। ठीक है, मैम ये पॉइंट जो उसका था। अच्छा ए पॉइंट, ये यस मैम। ये देखो फ्री रेडिकल में क्या होता है बच्चे, फ्री रेडिकल हमारे पास कैसे बनता है कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखो फ्री रेडिकल का क्या मतलब होता है, फ्री रेडिकल होता है जब होमोलिटिक क्लीवेज हो, कि मान लो कोई 2 कंपाउंड है ए और बी, तो क्या करते हैं दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस तरह से। अब हमारे पास मिथाइल का फ्री रेडिकल क्या होगा, ये होगा, मतलब इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, डॉट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन।
अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है और एक इसके पास फ्री रेडिकल पड़ा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, बट इसके पास 7 है। 7 का क्या मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी लेस है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेस है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में ही आ रहा है, क्योंकि अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यही लिखा है इन्होंने फ्री रेडिकल में कि एक अनचार्ज इंटरमीडिएट है, पहले तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो गए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में। क्लियर? यस मैम। मैम जो फ्री रेडिकल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन से होते हैं, मतलब बेटा ये तो CH3 डॉट के लिए लिखा है ना, वैसे अगर आप किसी को भी बोलते हो ना कि ये एक फ्री रेडिकल बनाया गया है, देखो कार्बोकेटायन कैसे बनता है या कार्बो एनायन कैसे बनता है? कार्बोकेटायन बनेगा, मान लो आपने यहाँ पे CH3I था कि पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो I को मिल गया, यानी इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और I को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फ्री रेडिकल क्या कहता है? फ्री रेडिकल क्या कहता है? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दो दो बॉन्ड का, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। बॉन्ड का मतलब यही होता है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है और 1 इसको, ठीक है। तो जितने CH3 के पास ऑलरेडी 6 थे, तो +1 करके हमने क्या बोल दिया कि 7 हो गए। मान लो किसी के पास ऑलरेडी 4 होंगे तो +1 करके उसके पास 5 हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। व्हाट माय पॉइंट? मैम पर हमारे स्कूल में लिखवाई थी डेफिनेशन की फ्री रेडिकल वाले जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। वो CH3 डॉट के लिए ही बोला होगा उन्होंने, ठीक है ना, वो मिथाइल फ्री रेडिकल के लिए बोला होगा बेटा, मिथाइल में 7 होते हैं, तो हर किसी में 7 हो ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा फ्री रेडिकल ले रहे हो। अगर मैं सिर्फ बेटा H डॉट ले लूं तो इसके पास तो 2 ही होंगे ना, है ना, तो वो ओके डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। गुड। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास कार्बन एनायन। एनायन मतलब हमें पता है नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है ना। कार्बन एनायन 2 वर्ड से मिलके बना है हमारे पास, कार्बन प्लस एनायन, यानी कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज, कार्बन और उसके साथ नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन एनायन। A carbon intermediate which contains 3 bond pair and a negative charge or lone pair on it. किसी भी के पास 3 तो बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उसके पास लोन पेयर हो, ठीक है ना। अब कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है। हैंस को अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है इसके पास, अटैच इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड मेक कार्बोकेटायन स्टेबल। अब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास आएगा तो ये उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, ये है कार्बोकेटायन का केस। सो स्टेबिलिटी कार्बन एनायन की कब इंक्रीज करेगी? जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या देगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देगा, तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है ना। ये अमीर बंदा है, इससे अगर हम 10-12 हजार रुपए ले भी लेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कहेगा ले लो। तो ऐसे ही कार्बन आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके उससे ले भी जाता है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो भी उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज ही करती है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये क्या शो करता है? -I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्या शो करेगा? ये -I इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको? मैम कार्बन, जैसे अगर बोलो। कोई इलेक्ट्रॉन रिच है हम्म, तो उससे हम मतलब लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं होगी ना, तो स्टेबल कैसे है? कैसे इलेक्ट्रॉन रिच से जब आप ले लोगे? हाँ, जैसे मान लो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने 2 ले लिए तो 7 तो है वो फिर 2 भी। नहीं देता ना बेटा, वो देगा ही एक, ठीक है।
इतना भी रिच नहीं है कि वो खुद आपको देके कमी में जाएगा, ठीक है। तो रिच है मतलब अगर उसके मैम पास वो 9 होता है है ना ना जो, तो वो 1 ही देगा। ये अनुराग मैम क्या वो कह रहे हो देखो बच्चे? वो जो है ना, मैं वो बोला जो होता है रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम रिचर, तो वो वाले हाँ, मेथड से हो सकता है ना। वो उसकी बात है, लेकिन आजकल के टाइम में जिसके पास 101 होगा ना वो 1 रुपया तो दे देगा, लेकिन कभी भी 2 रुपए देके खुद 99 पे नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आजकल का फॉलो अप है, ऐसा रहता है, ठीक। अपनी सबका नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं छोड़नी, ठीक। हम्म, ओके। हाँ, तो ये हो गया हमारा कार्बन एनायन। अब देखो क्या कह रहे हैं, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्जेस क्या होते हैं कि कभी देखा होगा हम क्या लगाते हैं, HCl लगाते हैं पोलर बॉन्ड बनाने के लिए, H पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। यानी ये क्या होते हैं, हमारे पास फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल चार्जेस, ठीक है। दैट आर शोन बाय डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के थ्रू हम शो आउट करते हैं, ठीक है ना। कि कम चार्जेस, पार्शियल का मतलब होता है कम या फिर टुकड़ों में, तो इन्होंने पहले ही लिख दिया कि फ्रैक्शनल, कि कुछ ये नहीं कि इस पे +1 होगा, ये हो सकता है कि इस पे +3/2, इसका -2/3, इस तरह का फ्रैक्शनल चार्जेस जब हमें देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल चार्जेस है। ये चीज इन्होंने दोबारा मेंशन करी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट, और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देखो जो डोनेट करता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां से हम याद रखेंगे कि जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। और जो लेने वाला है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, लेने वाला हमेशा नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट, ठीक। तो ये चीज का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि ये इस तरह से दो इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता है प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता है माइनस आई इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो उसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसकी स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी ना जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला उसके पास आएगा, यानी जब हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और जो स्टेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर? यस, यहां तक किसी को कोई डाउट? मैम ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास एबिलिटी हो क्या करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। तो मेन कौन से, जितने भी बच्चे अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, दे ऑल आर ट्रीटेड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। दे हैव अ टेंडेंसी टू पोलराइज सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवे फ्रॉम इट, यानी वो उसको पोलराइज भी कर सकते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दे कैन पोलराइज सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवे फ्रॉम इट। इसका क्या मतलब है कि वो अपने से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर कर सकते हैं, ठीक है ना, अवे फ्रॉम इट। सो मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास वो है जिनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, डोनेट कर सके। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट में, मैं एक बारी दोबारा बता देती हूँ बच्चों का अगर मिस हुआ है तो, एक चीज ध्यान रखेंगे, कार्बोकेटायन में प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है। कार्बोकेटायन कैसे शो करता है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर CH3 पॉजिटिव। यानी जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा उसके पास टेंडेंसी होगी डोनेट करने की, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या रहता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। जबकि कार्बन एनायन में ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है, नेगेटिव है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, हमें देने हैं, तो उसमें ऑर्डर क्या रहता है,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दिस वन, ये तीनों चीजें अच्छे से हमें याद रखनी है, ठीक है। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट माई पॉइंट? ओके मैम। चलो अब हम इन्हीं के बेस पे बच्चे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हमें ऑर्डर लिखना है कि स्टेबिलिटी कंसीडरिंग द इंडक्टिव इफेक्ट, इनमें से क्या ऑर्डर रहेगा। ये है हमारा ए बी सी डी, तो क्या लगता है किधर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? कौन सा सबसे बड़ा होगा, ए बी सी और डी? कार्बोकेटायन का केस है ये, कार्बन पर पॉजिटिव नहीं, चार्ज है तो डी होगा। कार्बन, मैम ए कौन सा सबसे बड़ा होगा? ए। ए, बिल्कुल सही बेटा, ये है हमारा टर्शरी, ठीक है ना। जब ये कार्बन आप देखोगे पॉजिटिव वाले के साथ फर्दर 3 कार्बन एटम अटैच है, 3 कार्बन एटम अटैच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी। इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन एटम अटैच है, यानी ये सेकेंडरी। इधर कार्बन के साथ ओनली 1 कार्बन एटम अटैच है, तो प्राइमरी। अभी अभी हमने ऑर्डर पढ़ा प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल। तो हमारा यही ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होगा, दिस विल शो दिस ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा ए स्ट्रॉन्ग होगा, फिर बी, फिर सी और फिर डी, ठीक। ये चीज। अच्छा अब हमें देखनी है कि इनकी स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सेम चीज है बच्चे, ये भी टर्शरी है हमारा, CH3 लगाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे फिर CH के साथ 2 CH3 बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास CH2 CH3 है और CH3 है। प्लस आई इफेक्ट है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज लगा दो, या फ्री रेडिकल भी आप लगा सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास ऑर्डर वही रहता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और लास्ट वाला, ठीक है। सेम टर्शरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ही ऑर्डर आएगा, ठीक। दिस वुड बी द ऑर्डर। अच्छा अब ये वाला देखो, दिस इज कार्बन एनायन नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होगी, विच वन? डी। ओके, लेट मी जस्ट रेज अ पोल, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? गो फॉर इट। ए बी सी डी सबको वोट मिल रही है, बी और सी को तो वोट देने का मतलब भी नहीं बनता था। मेन कंफ्यूजन तो ए और डी में होनी चाहिए, बी और सी को इसलिए दे रहे हो कि उन्हें बुरा लग जाएगा। यस, इज इट सो? बी और सी को इसलिए कर दिया कि बेचारे को बुरा ना लगे। बेटा कार्बन एनायन में अभी हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं तो वो उसमें स्टेबिलिटी आती है सबसे ज्यादा इस वाले के टाइम की, तो इसमें डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, डी वुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन कार्बन आयन में इंक्रीज करेंगे ना, तो स्टेबिलिटी बच्चे डिक्रीज करेगी, ठीक है। कार्बोकेटायन में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं, हम ये भी याद रख सकते हैं कि कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप्स, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल दोनों, जबकि कार्बन एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। दिस थिंग, ठीक है। अब उन्होंने कहा है प्रिडिक्ट करो स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट की ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। अब हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है,
इसमें हमें प्रिडिक्ट करना है कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा। यानी इसमें से आप देखोगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ देगा हमें, किसके लिए, उतनी ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वो शो करेगा। अब जैसे ये है ए बी सी, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। सबसे ज्यादा ए बी और सी शो करेंगे। बी ऑप्शन है हमारा, सी बी और ए, सी ऑप्शन ए सी बी, एंड डी ऑप्शन बी सी ए। अब इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मैं आपको पोल रेस कर रही हूँ, यू ऑल हैव टू आंसर। Go for it. वेरी गुड, काफी बच्चों का सही आंसर है और बिल्कुल सही है। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू ऑल। 3 बच्चों ने अब गलत कर दिया, क्या बात। बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है, ऑक्सीजन, फिर हमारा नाइट्रोजन है, फिर जाके कार्बन आता है। तो हमारा सी बी और ए यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, पुअर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे 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 उल्टा अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्लस आई के लिए था तो सबसे ज्यादा उल्टा कर लो ऑर्डर, मैंने माइनस आई के लिए कर दिया। हमें क्या है कि जितना ज्यादा टेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा वो पुअर डोनर होगा ना, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, अगर हमें प्लस आई इफेक्ट देखना था, प्लस आई इफेक्ट में हमें क्या देखना है कि वो कितना ज्यादा डोनर है, कितना जल्दी वो डोनेट करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसको पकड़ के रखता है। टेंडेंसी कितनी होती है कि वो होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को। टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो ज्यादा डोनेशन नहीं करेगा, वो डोनर कैसा होगा, थोड़ा पुअर। तो हमारा मेन जो है वो आंसर ए आएगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी नहीं ए। हाँ, 3 बच्चों ने सही वोट किया मतलब फिर। ठीक, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ग्रेट, ABCD में से ढूंढ लो, वेरी गुड, नाइस हिंट अनुराग। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी फोटो क्या कर रही है टेलीस्कोप से की, ये तो नहीं आना चाहिए था। ये क्या लगाया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोटो के लिए है अनुराग, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। हाँ, माइक्रोस्कोप का क्या ही रोल है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या तो केमिकल्स वेमिकल्स की फोटो लगानी थी ना अच्छे से। क्या ये, इसका तो रोल मुझे इतना खास समझ नहीं आया एलिमेंट ढूंढने के लिए ना। इतने एलिमेंट हमारे बारीक कहाँ होते हैं जो हमें ये चीज की जरूरत पड़े। अच्छा, ये चीज आप सब लोग याद भी रख सकते हो कि कई बार हमारे पास मान लो प्लस आई इफेक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ऑर्डर पता होना चाहिए ये। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। तो जनरली तो कार्बन, ये तो अभी हमने करा क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। फिर COO नेगेटिव, ये तो टर्शरी है, हमें पता है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। फिर डी क्या होता है बेटा, डी हमारे पास ड्यूटीरियम है, यानी हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का जितना हैवी आइसोटोप होगा ना, उतनी ही ज्यादा हमारे पास प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू होगी। जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हैवी आइसोटोप होगा, उसकी वैल्यू प्लस आई इफेक्ट की उतनी ही हाई होगी। ठीक है, अगर ट्रीटियम लगा होता तो वो इससे भी पहले आ जाता। ट्रीटियम हमें पता है ना, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एक, खुद ड्यूटीरियम, फिर ट्रीटियम। एटॉमिक मास 2 हो जाता है, इसका 3 हो जाता है, इसका 1 ही रहता है, और एटॉमिक नंबर तो सबका 1 ही होता है। ठीक, क्लियर हो रहा है, यस या नो? यस मैम। दैट्स ग्रेट। ऐसे ही बच्चे, ये माइनस आई ग्रुप का है, NF3, NR3 अमोनिया, NO2 साइनाइड, CHO, COR, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इसका क्या कहना है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं,
साइज अगर हमारा इंक्रीज करता है तो माइनस आई इफेक्ट हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा हमारा साइज इंक्रीज करेगा माइनस आई इफेक्ट हमारा उतना ही डिक्रीज करेगा। मैम आर इसमें क्या है, आप एल्काइल कुछ भी लगा सकते हैं बच्चे, नहीं यार आप कुछ भी लगा सकते हो, ये जनरली ना हम मेंशन नहीं करते, जैसे आर की जगह आप CH3 थ्राइस कर लो, कोई भी आर एल्काइल ग्रुप होता है, एनी ओके एल्काइल, ओके मैम। ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा एक इम्पोर्टेंट ना आप लोगों को वो देनी है मैंने इंफॉर्मेशन, पहले यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चे आपको पता है जैसे कि हर संडे आप लोगों का टेस्ट होता है, सो दिस संडे ये लास्ट टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि आपको भी पता है कि 15 से तो आप लोगों के पेपर शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना, तो ये लास्ट टेस्ट है हमारा इस संडे को। तो इसका सिलेबस हमने आप पे बर्डन ना डालते हुए पूरा सिलेबस नहीं डाला, बट सम इम्पोर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, रेडॉक्स एंड जीओसी, ये 3 चैप्टर हमारे आ रहे हैं। तो ये लास्ट टेस्ट बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है, दिस इज अ कंपलसरी टेस्ट, सबने देना ही देना है, ठीक है ना। तो लास्ट टेस्ट है, कंपल्शन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक एनकरेजमेंट भी है कि एक लास्ट टेस्ट है, आप लोगों को ये टाइम है, जैसे हमने तो आप पे अब इतनी मेहनत करी, ठीक है, अब आपने बताना है कि हमारी मेहनत कितनी सफल हुई। बिल्कुल असर मैं बता दूंगी बच्चे, इसके अलावा क्या रहेगा, ये इस वीक का लास्ट टेस्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी क्लासेस जो हैं वो शट डाउन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे लास्ट 9 तक, 9 या 10 तक तो हमारी क्लासेस लगेंगी ही रेगुलर जो भी लग रही हैं। उसके बाद जैसे 15 को आपका फिजिक्स का है एग्जाम, तो 11 to 14 आपकी फिजिक्स की क्लास लगेगी, ठीक है। ऐसे ही आपको छोड़ने नहीं वाले कि चलो ठीक है पढ़ा दिया आप जाओ, ऐसे ही जैसे मान लो केमिस्ट्री के पेपर में 24 से 27 का गैप आता है, तो इन 3 दिन में हम आपकी क्लासेस लगाएंगे क्रैश कोर्स की तरह, कि जैसे रोज 2 घंटे की क्लास लगा दी, उसमें हमने 3 दिन है, 9 चैप्टर हैं, तो 3-3 चैप्टर करके आपकी रिवीजन करवा दी, ठीक है। तो रिवीजन क्लासेस जरूर लगेंगी। हाँ वो केक सिर्फ आई थिंक सो 2 बच्चों को मिला, एक तो आपको ही मिला। अनुराग इतनी जल्दी कर कैसे लिया था, चीटिंग मीटिंग तो नहीं करी, पहले तो ये बता। 10 बजे तो लिंक आया था तेरा, 11 बजे मैसेज भी आ गया था, इतना फास्ट हैक किया था, वेरी बैड, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों हर्षिता इतनी डरावनी है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बूथ की फोटो लगानी है, ठीक है। तो बच्चे ये लास्ट टेस्ट आप लोगों ने जरूर देना और ईमानदारी से देना है, ठीक है। तो जाके हमें भी समझ आए जो हमने इतनी सारी मेहनत आप लोगों पे करी है वो कितनी रंग लाई है, ठीक है। तो और इस टेस्ट के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले स्टूडेंट्स को प्राइज भी मिलेगा, ठीक है, बट वो हैक वाले स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, जिसके जेन्युइन नंबर आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सही है आदर्श, ठीक है। तो ये सबने देना ही देना है, गॉट माई पॉइंट। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ सबने देना है ये, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अच्छा अब ये इसमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें, देखो इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टेबिलिटी जैसे सबको आंसर तो दिख ही गया है कि भाई स्टेबिलिटी देखो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, जब नेगेटिव चार्ज हो ना, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ ही NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है ना, हमारा NO2 ग्रुप इसके साथ ही अटैच है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव के साथ ही है, तो ये इजिली विड्रॉ कर लेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए उसको थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लेना पड़ेगा, तो इस वजह से स्टेबिलिटी जो है जिसमें कम डिस्टेंस होता है ना उसकी ज्यादा होती है। सो ये क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कि हमें इनमें क्या स्टेबिलिटी बतानी है, तो आप क्या लिखोगे कि ये जो NO2 है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कम है, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, बट यहाँ पे इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए दैट इट गेट्स टाइम, तो उसकी वजह से इसका ये क्या हो जाता है, हमारे पास स्टेबिलिटी ओवर थोड़ी सी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है, ठीक है। कोई
चीटिंग नहीं की, आई लव पीसीएम, दैट्स ग्रेट बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चीटिंग विटिंग नहीं करनी, हमने ईमानदारी से करना है और अच्छे नंबर लाने हैं। मैम ये सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए भी हो जाएगा जो आपने बताया? सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए भी, बिल्कुल। ओके मैम। अच्छा, अब इसमें स्टेबिलिटी देखनी है हमें, ये चीज में इसका अभी अभी मैंने वो बताया आपको ऑर्डर। ठीक है, हमने देखा ना ऑर्डर क्या था, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। इस साइड होगी या इस साइड होगी, कौन सी साइड आ जाएगी स्टेबिलिटी? मैम इस साइड। किस साइड? मुझे तो दिख नहीं रहा। अच्छा, ये वो हम आप ऐसे कर लेते हैं, मेरा राइट और मेरा लेफ्ट। अब बताओ किस साइड होगी, मेरे लेफ्ट की तरफ या मेरे राइट की तरफ? लेफ्ट और राइट, बताओ। मैम लेफ्ट। बिल्कुल सही, लेफ्ट की तरफ होगी। ठीक है ना, NO2 की पहले, फिर साइनाइड, फिर क्लोरीन और फिर लास्ट में आ जाता है हमारा मिथाइल। तो ये हो जाएगी हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा बेटर होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन आयन की। अच्छा, आइडेंटिफाई करना है कि द ग्रुप अटैच्ड प्लस आई और माइनस आई, ये इसमें देखो दे ही रखा है, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। देखो, जब बच्चे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है कि उस sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है मतलब sb 50% है और p भी 50% है। जब हमारे पास s परसेंटेज ज्यादा होती है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा शो करता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता ये इजिली, तो ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये इस तरह के ट्रिपल बॉन्ड जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो वो क्या शो करते हैं हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट। ठीक, और जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इजिली क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन फटाफट से लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो क्या इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई। अब ऐसे ही बच्चे देखो, ये टर्शरी, ये हमारे पास कितने कार्बन एटम, कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं किसी कार्बन के साथ, उसका उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है ना, एक कार्बन के साथ तो देख लो 3 CH3 ग्रुप थे, ये कोई डिफरेंट ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या है, कितने बेटर डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। वैसे भी जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, पढ़ा था ना हमने। यस, ठीक है, समझ लिया मैंने। अब देखो COO नेगेटिव, COO नेगेटिव भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, दिस विल आल्सो शो प्लस आई इफेक्ट। तो अब हमारा ये वाला टॉपिक तो ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, इसकी अगर हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज A, B, C एंड D, विच वुड बी द मोर स्टेबल? यस, A, B, C और D, विच वन? ऑप्शन यस मैम A। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फ्री रेडिकल में भी हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी था। 3 कार्बन है तो दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये तो हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है। बच्चे ये होता है कि जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो ना, सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है वो। ठीक है ना, एक ही कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, तो इसको हम sp हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन और दिखा रहे हो आप, तो ये sp2 शो करता है, और हमारे पास इसमें 3 हाइड्रोजन और है तो sp3। ठीक है ना, तो ये जनरली फैक्ट है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में sp2, और ट्रिपल बॉन्ड में वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp। सो
ये चीज, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगी ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, अब जैसे ये देख लो माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अब एरोमेटिक है और HCH2 है, ट्रिपल बॉन्ड की तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब C6H5 का क्या मतलब है कि कोई बेंजीन की रिंग है अलोंग विद नेगेटिव ग्रुप, तो इसमें बेटा 3 डबल बॉन्ड है और इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 3 डबल बॉन्ड होंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव शो करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले A, फिर B और फिर C। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट, फिर हमारा C6H5 का, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है, एंड देन वी आर हैविंग CH डबल बॉन्ड CH2 जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है। क्लियर ये बात सबको? ठीक है, दिस वन। मैम C6H5 कैसे बेंजीन हुआ? ये बच्चे बेंजीन तो C6H6 होता है ना, बट इस पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज C6H5, बेंजीन एंड आयन है ये। ठीक, ओके मैम। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हो गया है। अब हम थर्सडे को अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, वी आर ओनली लेफ्ट विद रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और छोटा सा पोर्शन हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी करेंगे। ठीक है, ओनली दीज 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट इन दिस, देन आवर GOC गॉट कंप्लीटेड। GOC जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना हाइड्रोकार्बन करने वाले हैं, तो हाइड्रोकार्बन भी हमारा 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? यस मैम। तो आज हम इतना ही करेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? यस एनीवन? नो? किसका दूसरा नाम बता दूं? केक, दूसरा नाम मुझे याद नहीं है, एक लड़की थी उसके भी अच्छे नंबर थे, तो नाम नहीं मुझे पता, बट उसके भी अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, नाम मुझे अब ध्यान नहीं है। मैम यस हर्षिता। मैम जैसे जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मैम, इनके पता कैसे लगता है मैम? ये कभी मैम लैब में होते हैं क्या ये सब? ये जैसे सारे टोटली A to Z एक एक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। मैम पर ऐसे बताते हैं ना कि बॉन्ड्स वगैरह दिखते हैं ना, जैसे वो इंडक्टिव नहीं इफेक्ट दिखता, है। पाउडर फॉर्म में होते हैं ये, पाउडर में, लिक्विड में, बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं पता चलता। ये तो बस इसकी केमिस्ट्री है बच्चे, ये सिर्फ स्टडी है इसकी कि इस तरह के होते हैं, मतलब इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो चीजें नहीं होती, बस एक पाउडर की फॉर्म में ये कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। हाँ तो मैम जैसे रेजोनेंस होता है ये भी नहीं दिखता। नहीं, रेजोनेंस तो वैसे भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाँ वो तो हाँ, नहीं ये चीजें नहीं दिखती, एटम भी कहाँ दिखता है, सारी केमिस्ट्री एटम पे टिकी हुई है, एटम कहाँ दिखता है हमें, है ना? ये यस। चीजें, काफी सारी ऐसी चीजें जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पे चलती हैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम अपनी